दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी देश की राजधानी दिल्ली में एक जगह है उत्तम नगर। वहाँ पर करण अपनी पत्नी सुष्मिता और एक 7 साल के बच्चे के साथ रह रहा था। नोएडा के अंदर उसकी जॉब और करीब 10 साल पहले दोनों की शादी होती है और सब कुछ ठीक ठाक उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। करण के माता पिता और उसकी बहन नैन्सी और भाई कुणाल घर से थोड़ी दूर ही अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और एक तरीके से पूरा ख़ानदान करण का वहीं पर है, जो उसके चचा हैं और चचा का लड़का है राहुल। एक ही जगह पर सब रह रहे हैं थोड़ी थोड़ी दूरी में। जब तक करण की पत्नी सुष्मिता अपनी सास ससुर नंद और देवर के साथ थी तो जाहिर सी बात है हरा भरा परिवार है और भीड़ भाड़ है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद शादी के कुछ दिन बाद दोनों अपने परिवार से अलग एक घर लेते हैं और उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इस घर के अंदर अब करण और सुष्मिता और 7 साल का बेटा सिर्फ यही रहते हैं। अब क्योंकि करण की नोएडा के अंदर जॉब थी, उत्तम नगर से काफ़ी दूर है नोएडा, और बेटा 7 साल का जाहिर सी बात है स्कूल जाएगा। और इसी बीच जो करण के चचा का लड़का है जिसका नाम राहुल, उसका घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। देवर भाभी का रिश्ता था, हंसी मजाक से बात शुरू होती है और धीरे धीरे एक दूसरे में को लोग पसंद करने लगते हैं और उनमें प्यार हो जाता है। अब क्योंकि जब तक दोनों अपने माता पिता के पास रह रहे थे करण और सुष्मिता, तब तक तो कोई ऐसी बात नहीं थी क्योंकि सब साथ में थे, भीड़ भाड़ थी, परिवार जो करण का भाई है कुणाल और बहन है नैन्सी और माता पिता सब साथ थे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कोई ऐसी अनहोनी नहीं हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर सुष्मिता अकेली थी, किसी की रोक टोक थी नहीं। दोनों इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और दोनों में अफेयर हो जाता है। करीब 2 साल तक दोनों के अंदर अफेयर चलता रहता है और किसी को इस बात का पता नहीं चलता। लेकिन कुछ दिन बाद अब सुष्मिता और राहुल दोनों प्लान करते हैं कि हम कब तक इस तरीके से छुप छुप कर मिलते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन करण को पता चल जाए और समाज के अंदर एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाए और हम दोनों की बेइज्जती हो। उसके लिए दोनों प्लानिंग करने लगते हैं कि क्या घर छोड़ के भाग जाए या क्या हमें क्या करना चाहिए। तो ये सुष्मिता के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना हम करण की हत्या कर दें। उसके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है और जाहिर सी बात है जब मैं उसकी विधवा हो जाऊंगी और बेटा भी है 7 साल का तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी और उसके बाद हम दोनों को मिलने में कोई रोक टोक और हमें किसी का डर नहीं रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा और हम दोनों साथ रहेंगे। यहाँ पर राहुल जो उसका चचेरा भाई था वो इसके लिए राज़ी हो जाता है। अब इनकी प्लानिंग दोनों की शुरू होती है किस तरीके से मारा जाए। और राहुल अपनी प्लानिंग कर रहा है सुष्मिता के साथ में, लेकिन यहाँ पर जो लड़का करण है जिसकी उम्र 37 साल है, अपना नोएडा पूरी मेहनत के साथ नौकरी कर रहा है, घर की जिम्मेदारी उठा रहा है और वो चाहता है कि उसकी फैमिली हंसी खुशी रहे, उसको इस चीज़ की कोई भनक नहीं होती। और वो जाहिर सी बात है उत्तम नगर से नोएडा नौकरी के लिए आएगा और उसके बाद पूरा दिन काम करेगा और जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसको आदमी थकेगा और जाकर सोएगा। उसका दिमाग इन चीज़ों पर जाता ही नहीं है और इन दोनों का ये प्लान फाइनल हो जाता है बिल्कुल कि अब हमें करण की हत्या करनी है। 13 जुलाई 2025 को, यानी कि अभी पिछले हफ्ते, राहुल नींद की गोली का पूरा पत्ता लेकर आता है मेडिकल स्टोर से और अपनी भाभी सुष्मिता को देता है और कहता है कि तुम इसको खिला देना। सुष्मिता नींद की कुछ गोली पीस कर दही में मिलाती है क्योंकि करण को दही बहुत पसंद थी। वो अपने ऑफिस से आता है, नहाता धोता है और अब खाने के लिए बैठता है तो वो दही उसको लाकर देती है। अब उसका कुछ उस दिन दही खाने का मन नहीं करता और वो दही खाने के लिए मना कर देता है और ये देखकर सुष्मिता को बड़ा बुरा लगता है कि हमारी इतनी सारी जो नींद की गोली हैं वेस्ट होगी। अब कुछ ही देर बाद वो फिर खाना मांगता है तो घर पर दाल रोटी बनी थी। सुष्मिता ने करीब 12.5 गोली पीस कर दाल में मिला दी नींद की, जो कि करण ने दाल के साथ रोटी खाई और जाहिर सी बात है 12.5 गोली अब करण खा चुका था। इसके बाद उसको नींद आती है और वो सो जाता है और जाहिर सी बात है उसका जो ब्लड प्रेशर है ऊपर नीचे होता है। अब यहाँ पर सुष्मिता को इतना सब्र नहीं होता कि इसको मरने में इतनी देर क्यों लग रही है।
वो इंस्टाग्राम पर चैट करती है अपने प्रेमी, जो उसका आशिक था, और करण का चचेरा भाई राहुल, उससे कहती है कि मैंने पहले दही के अंदर मिलाई थी और दही उसने खाई नहीं, अब मैंने दाल के अंदर 12.5 गोली मिलाकर खिला दी हैं, लेकिन खिलाए हुए भी 2-3 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि उसने 9-10 बजे अगर रोटी खाई थी तो 12-1 बज गया रात का, और वो कह रही है इसकी सांसें चल रही हैं और ये मर नहीं रहा है। वो चैट पर उधर से कह रहा है कि तुम उसको चेक करो, हिला के चेक करो, तो बताती है कि मैंने उसको चूंटी भर के देखा है, तो जैसे मैं उसको चूंटी भर रही हूँ तो एकदम हिल रहा है वो, इसका मतलब उसके अंदर जान है। और तुम गूगल पर ये सर्च करो कि 12 गोली खाने के बाद आदमी को मरने में कितनी देर लगती है। उधर से वो जवाब दे रहा है कि ऐसा तो कुछ पता चल नहीं रहा है। अब इन दोनों को ये डर हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कि सुबह को करण ठीक ठाक उठ जाए और उसकी मृत्यु ना हो। अब इसके अंदर कमाल की बात ये थी, जिसके साथ 10 साल से सुष्मिता रह रही है, उसकी कुछ घंटे की मौत का भी उसको सब्र नहीं हो रहा है। वो सोच रही है कि इसको मरने में इतनी देर क्यों लग रही है, और ये जल्दी से जल्दी इसकी मौत हो जानी चाहिए। जहाँ तक एक सावित्री की कहानी है कि अपने पति को यमराज के मुंह से भी निकाल के लाई थी वो, और यहाँ पर पत्नी को कुछ घंटे का भी सब्र नहीं हो रहा है। वो ये सोच रही है कि जल्दी से जल्दी इसकी मौत हो जाए। खैर दोनों को सब्र नहीं होता है अब, क्योंकि राहुल भी आसपास ही रहता था, और वो दोनों इंस्टाग्राम पर चैटिंग करते हैं, फिर वीडियो कॉल करते हैं, वो लाइव देखता है, फिर चैटिंग होती है। अब क्या हुआ, अब उसने कोई करवट ली नहीं ली, कहीं उसको उल्टी तो नहीं आ गई, क्योंकि उल्टी से सारी जो गोली का जो नशा है सब बाहर निकल जाएगा। तो बताती कि नहीं उल्टी भी नहीं आई है, तो पूछता है नहीं पोटी तो नहीं आई उसको, कि पोटी की वजह से उसका सारा नशा बाहर निकल जाए। वो कहती है कि नहीं, ना ही उल्टी आई है और ना ही पोटी आई है। अब दोनों के अंदर रात को 2 बजे करीब ये चैटिंग चल रही है रात के। इसके बाद फिर वो फाइनल करते हैं कि ऐसे पता नहीं ये मरेगा या नहीं मरेगा, हम इसको बिजली का करंट लगाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक। अब वो 2 तार लेती है और आगे से तार को नंगा कर कर टेप से पहले इसके लिए भी वो चैट पे उससे पूछती है कि करंट मैं कैसे लगाऊं। तो राहुल बताता है कि तुम टेप से तार चिपका दो। तो एक तार वो उसके हाथ पर चिपकाती है और एक तार उसके चेस्ट पर, उसके सीने पर एक तार चिपकाती है, और दूर खड़ी होकर इलेक्ट्रिक स्विच के अंदर तार लगाकर चटकनी जो उसका बटन है वो ऑन कर देती है। और जाहिर सी बात है, अब एक आदमी पहले ही 12 गोली खाकर लेटा हुआ है और दूसरा अब उसको डायरेक्ट करंट लग रहा है, तो अब तो उसके बचने की कोई ऐसी संभावना बचेगी नहीं। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है और वो वहाँ से तार खींचती है और तार निकाल कर रख देती है साइड में, और फिर सो जाती है। ये करीब 3-3:30 बज जाते हैं इस काम में दोनों को। करण भी घर पर आता है, चेक करता है, ओ सॉरी, ये जो उसका आशिक था राहुल आता है, चेक करता है, सब ठीक है, और दोनों बड़े बेफिक्र के साथ राहुल अपने घर चला जाता है और सुष्मिता एक तरीके से एक लाश के पास, अपने मुर्दा पति के पास सो जाती है। अब वो सुबह होने का इंतज़ार करती रहती है, और जैसे ही सुबह होती है वो भागी नीचे जाती है और अपने जो उसके ससुराल पास में ही थी वहाँ पर जाती है और कहती है कि वो हिल नहीं रहे हैं, डुल नहीं रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, मैंने बहुत कोशिश करी है और तुम जाकर देखो। अब ये सुनते ही जाहिर सी बात है, जो उसके माता और पिता थे और जो उसकी बहन नैन्सी और भाई कुणाल नंगे पैर एकदम अपने भाई की तरफ भागते हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि यंग था, 37 साल की उम्र थी, सब कुछ ठीक ठाक था और उन दोनों में कभी ऐसा लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। और वो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी मृत्यु करीब 4-5 बजे हो चुकी थी। उसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है, क्योंकि सबको किसी न किसी चमत्कार की उम्मीद रहती है कि हो सकता है कोई ऐसा शौक लग के, कोई ऐसा झटका लग के कि अब तो हमारा भाई जिंदा हो जाए, हमारा बेटा जिंदा हो जाए। डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर को 2 चीज़ बड़ी अजीब उसके अंदर नज़र आती हैं कि उसके हाथ पे और उसकी चेस्ट पे टेप चिपकी हुई थी। अब उनको लगता है कि टेप का क्या मतलब है, और उनको, क्योंकि डॉक्टर हैं तो एक जो नेचुरल डेथ होगी और जो अननेचुरल होगी, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा ही। अब डॉक्टर को लगता है कि इसमें यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और वो वहीं से 100 नंबर पर दिल्ली पुलिस को फ़ोन करते हैं, और वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और जाकर देखती है, और वो डॉक्टर बताते हैं कि नेचुरल मौत नहीं है, अननेचुरल है। अब पुलिस कोशिश करती है पोस्टमार्टम करने का। अब पोस्टमार्टम की जैसे ही बात आती है तो जो पत्नी है सुष्मिता और जो आशिक है राहुल, दोनों के एक तरीके से हाथ पांव फूल जाते हैं, और उनको लगता है कि अगर पोस्टमार्टम हुआ तो जाहिर सी बात है जो इनकी मिश्रा रिपोर्ट आएगी, पेट के अंदर नींद की गोलियों का आएगा और दूसरा करंट। अब वो एकदम से चिल्लाकर बोलता है नहीं नहीं, हमारे भाई की पहली मौत हो चुकी है 37 साल की उम्र में, अब तुम उनकी चीर फाड़ करोगे
और तुम उसकी आंखें निकाल लोगे या जो उसके ऑर्गन्स हैं, किडनी वगैरह तुम सब निकाल लोगे और तुम अपना फ़ायदे के लिए देख रहे हो और हमें इनका पोस्टमार्टम नहीं कराना है। और वो ज़ोर ज़ोर से इस बात पे, ज़ाहिर सी बात है 2-4 आदमी ऐसे होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक तरीके से एक ग्रुप बन जाता है और सब के सब कहने लगते हैं कि नहीं, हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। अब ज़ाहिर सी बात है सुष्मिता को, राहुल को इस बात का डर था कि अगर पोस्टमार्टम हो गया तो हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, और वो इस चीज़ की पूरी भरकस कोशिश करते हैं कि पोस्टमार्टम ना हो। लेकिन जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, पोस्टमार्टम होना चाहिए, और जो एक ग्रुप है वो कहता है कि नहीं होना चाहिए। बात जाती है एसीपी तक, तो एसीपी के आगे गुहार लगाई जाती है कि पोस्टमार्टम ना करा जाए, लेकिन एसीपी कहते हैं कि नहीं, अगर डेट अननेचुरल है तो पोस्टमार्टम होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। फिर घर के बड़े बूढ़े राजी होते हैं और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के अंदर। अब बॉडी वहाँ जा चुकी है, इतवार का दिन था, और अब उसका इंतज़ार होने लगता है। उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी इनको सपुर्द कर दी जाती है, रिपोर्ट बाद में आएगी। और घर पे जो भी पूरा विधि विधान और जो भी क्रियाक्रम है, घर पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं, उसके बाद शमशान घाट जाकर क्रियाक्रम करा जाता है। उसके बाद सब अपने घर आते हैं, और घर आने के बाद ये एक परंपरा है हिंदू धर्म में कि जितने भी आदमी शमशान जाएंगे वो घर पर आकर जरूर नहाएंगे, और उसके बाद ही अगर कोई भी काम है उनका, वो काम वो बाद में करेंगे। तो घर पर आने के बाद सबका अपना नहाना शुरू हो जाता है। तो इधर जो इसका करण का जो भाई था कुणाल, वो नहा के निकलता है, वो नहाने के लिए चला जाता है इसके राहुल के घर पे। ये कुणाल नहाकर निकलता है और पीछे से राहुल आता है नहाने के लिए। अब इसी बीच क्योंकि जो कपड़े थे, अब उसको लगा बाथरूम के अंदर ले जाएंगे मोबाइल पर्स वगैरह, तो वो बाथरूम के बाहर ही ये सारी चीज़ें, पर्स मोबाइल और अपने कपड़े रख देता है, और राहुल अंदर नहाने के लिए चला जाता है उसी बाथरूम में से जिसमें से कुणाल निकला था। अब वो जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है कि भाई का पर्स और मोबाइल रखा हुआ है। उसको लगा कि इतने सारे मेहमान आए, कोई उठा के ना ले जाए। सोचता है कि उठाकर मैं कहीं सुरक्षित जगह रख देता हूँ, और जैसे ही वो मोबाइल और पर्स उठाता है तो इत्तेफाक से मोबाइल अनलॉक है, और उसका जो इंस्टाग्राम की चैटिंग थी, क्योंकि शायद उनकी चैटिंग तब भी चल रही थी, जिसमें वो शायद ये पता कर रही हो क्रियाक्रम हुआ है नहीं हुआ है या क्या है, हो सकता है वहाँ की भी पूरी डिटेल उससे ले रही हो। तो वो चैटिंग पूरी खुली हुई थी। अब जैसे ही वो देखता है तो उसके अंदर सुष्मिता का नाम लिखा हुआ है। उसको थोड़ा अजीब लगता है और वो उसको पढ़ना शुरू कर देता है। अब उसके अंदर जब वो पढ़ता है तो एक पैरों के तले से उसके ज़मीन निकल जाती है, और उसको पता, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि कितनी देर में मरेगा, मैंने इतनी गोली दे दी है, अब मैंने इसको करंट दे रही हूँ, अब तुम आ जाओ, तुम कहाँ पर हो, और सारी चीज़ें वो पढ़ता है। वो फ़ौरन मोबाइल लेकर सीधा अपने घर भागता है, और अपनी माँ को और अपने पिता को, दोनों को दिखाता है कि देखो, जिसको हम नेचुरल मान कर चल रहे हैं, मेरे भैया करण की, मेरी भाभी ने और मेरे जो चचा का लड़का है राहुल ने हत्या करी है, और उन्होंने उसको नींद की गोली खिलाई है और उसको करंट लगाया है। अब क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बताया था टेप हाथ पर लगी हुई है। अब ये देखकर पूरे घर के अंदर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। जो लोग अभी तक एक तरीके से उस पर तरस खा रहे थे, दया दिखा रहे थे कि इतनी कम उम्र में ये विधवा हो गई, और वो रो रो कर बेहोश हो रही थी, और सबको ये दिखा रही थी कि उसको कितना दुख है अपने पति के मरने का। जो रात को उसको 1 मिनट की भी ये तसल्ली नहीं हो रही थी कि इसकी सांसें क्यों चल रही हैं, और दिन में वो बढ़िया एक्टिंग कर रही थी। सबको लग रहा था कि वाकई में बेचारी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई है। और यहाँ पर जब माँ बाप को ये पता चलेगा जो हमारे घर के अंदर ही बैठी है और उनके जवान बच्चे की हत्या उन्होंने करी है, जाहिर सी बात है उनको उस पर कितना गुस्सा आ रहा होगा। उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पर राहुल नहा रहा है और उसका मोबाइल अब करण के माता पिता के पास है, तो वो उसकी पूरी वीडियो बनाते हैं एक दूसरे मोबाइल से, उसकी चैटिंग इंस्टॉल करते हैं ऊपर को, पूरी वीडियो उसको बनाते हैं, और उसके बाद वो सीधा थाने जाकर वो दिखाते हैं। क्योंकि पहले ही पुलिस वहाँ पर आई थी जब पोस्टमार्टम का जो विवाद चल रहा था। वो बताते हैं कि देखो, डॉक्टर ने भी कहा था कि नेचुरल डेथ है, और ये देखो जो हमारा चचा का लड़का है राहुल और हमारी भाभी की रात की चैटिंग, और इसके अंदर वो बातें कर रहे हैं कि नींद की गोलियाँ, करंट, सारी चीज़ें हैं, आप फ़ौरन राहुल को अरेस्ट करो। यहाँ पर पुलिस का थोड़ा इतना ज़्यादा ढुलमुल रवैया होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक रिपोर्ट लिखी हुई है नेचुरल डेथ की, और उसमें परिवार पूरा यहाँ पर सबूत भी दिखा रहा है उसको, पूरी चैटिंग दिखा रहा है, और उसके बाद भी पुलिस उनको वहाँ से एक टरका देती है कि पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को आने दो, उसके बाद हम कोई भी एक्शन लेंगे। यहाँ पर उनको घर वालों को ये फिक्र हो रही है कि राहुल भाग जाएगा कहीं पे, भाभी भाग जाएगी, भाभी तो चलो एक बार को घर में है, लेकिन राहुल
जाहिर सी बात है उसको भनक लगेगी कि उसका मोबाइल वहाँ पर नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो फ़रार हो सकता है। लेकिन पुलिस उनकी एक नहीं सुनती। उसके बाद फिर जो कि नॉर्मली होता है, जब पुलिस नहीं सुनती तो आदमी सोचता है कि कोई ना कोई ऐसी कोई ऐसी जान पहचान का कोई बड़ा आदमी हो जिसकी पुलिस सुने। तो ये लोग एसीपी के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर से ये सारी चीज़ बताते हैं कि देखो ये चैटिंग मिली है। और उसके बाद इनको ये भरोसा नहीं होता कि शायद एसीपी भी कुछ कार्रवाई करेंगे। ये मीडिया बुलाते हैं। अब क्योंकि मीडिया एक तो बड़ी मीडिया है जो बड़े-बड़े चैनल है, और बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो छोटे-छोटे जिनको लोग जानते नहीं हैं, लेकिन खबर वो बहुत अच्छी तरीके से फैला सकते हैं। तो वो मीडिया बुलाते हैं और मीडिया में वो सारी चैटिंग और जो भी उन्होंने वीडियो बना रखी थी, वो सारी उनको दे देते हैं। और जब मीडिया के अंदर बात जाती है तो पुलिस को लगता है ये तो बड़ी गड़बड़ होगी, तो हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि उनके पास सबूत है और डॉक्टर ने नेचुरल पहले ही ये साबित कर दिया है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कभी भी 1 घंटे 2 घंटे में आ ही जाएगी। अब पुलिस फिर उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार होती है। यहाँ पर ये वापस अपने घर जाते हैं और अपनी भाभी को एक कमरे में बिठाते हैं, सुष्मिता को, जो लड़का है कुणाल, और उसकी माता और उसके पिता और उसकी बहन नैन्सी। अब भाभी को ये लगता है कि सब मेरी हिम्मत बांधने के लिए अंदर आए हैं और मुझे थोड़ा हौसला अफजाई करेंगे मेरी। यहाँ पर कुणाल उसको कहता है कि भाभी तुमने मेरे भाई करण की हत्या क्यों करी? और ये सुनते ही एकदम वो सुन्न हो जाती है, जैसे किसी मतलब सांप ने काट लिया हो, इस तरीके से। अब वो उसकी तरफ देखती रहती है और कहती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? अब यहाँ पर फिर वो उसका राहुल का मोबाइल दिखाता है और वो सारी उसकी जो उसने वीडियो बनाई थी वो सारी चीज़ें दिखाता है कि देखो तुमने कितनी उसको नींद की गोली दी है, तुमने करंट लगाया है, टेप लगी हुई थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कभी भी आ जाएगी। अब उसको जाहिर सी बात है इधर उधर घुमाने का कोई ऐसा मतलब ही नहीं था, क्योंकि पूरा सबूत उनके पास था। और तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है सारी बातें एक तरीके से क्लियर हो जाती है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। उसके बाद क्योंकि अब जो सुष्मिता है उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, उसके बाद राहुल को पकड़ा जाता है, और परिवार के सामने ही पुलिस के आने से पहले राहुल ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया, और दोनों को पुलिस वहाँ से पकड़ती है और सीधा अपनी गिरफ्त में लेती है। अब ये जो पूरी कहानी घटना है, जो घटनाक्रम है, इसके अंदर कोई भी देखो कोई ऐसा नहीं है कि नई शादी हुई थी, 2-4-6 महीने की बात थी। एक अच्छा लंबा अरसा 10 साल का दोनों का गुजरता है, 7 साल का बेटा है, अच्छी खासी नौकरी है, और कोई भी प्रेमी है, कोई भी आशिक है, उसकी नज़र ही रहती है प्रॉपर्टी पर कि ये मरेगा तो इसकी प्रॉपर्टी भी हमें मिलेगी। और मेरी समझ में ये नहीं आता, कोई भी महिला है, अगर वो प्रॉपर्टी तो उसको ऑलरेडी पहले मिली हुई है ही, अगर कोई भी प्रेमी है उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उसके पास जाने की क्या ज़रूरत है उसको, क्योंकि उसको भगवान ने पहली सारी चीज़ दी हुई है। एक बेटा भी है और एक पति भी है, घर भी है, सारी चीज़ें, अच्छी नौकरी है। लेकिन पता नहीं ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इतनी सारी मौत हो रही हैं, और रोज़ नई नई खबर पता चलता है कि कहीं पर किसी पत्नी ने अपने पति को मार दिया। कैसे कैसे नए नए तरीके आ रहे हैं, कोई सांप से कटवा रही हैं, कोई पहाड़ों से धक्का दे रही हैं, कोई सीमेंट में मेरठ वाला केस था, एक तरीके से बाढ़ सी आई हुई है। और अंजाम क्या है इसका? अंजाम इसका आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं है। बाप रहा नहीं है बेटे का, माँ जेल चली जाएगी। राहुल जो एक यंग है, अभी युवा है, अच्छी खासी उसकी ज़िंदगी थी, और एक गलत डिसीजन की वजह से एक मर्डर का केस उस पर लग गया, और 7 साल 14 साल फांसी कुछ भी हो सकता है। और पूरे समाज में, पूरे उसके परिवार ख़ानदान में, क्योंकि खुद की भाभी थी वो, एक तरीके से कौन उसकी पैरवी करेगा, कौन उसकी मिलाई करेगा, मतलब इज्जत गई और ज़िंदगी दोनों की। जो महिला है सुष्मिता, अब उसके माँ बाप किससे नज़र मिलाएंगे कि उनकी बेटी ने कितना अच्छा काम करा है, देखो आप। तो ये थी आज की कहानी। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब आपसे मुलाकात हुई कल शाम 7 बजे किसी दूसरी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।